आदाब, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार इलेक्शन कमीशन एक्शन में आया और ताबड़तोड़ बेलगाम लीडरान पर कार्रवाई कर दी। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की गाज योगी, मायावती, मेनका गांधी और आजम खान पर गिरी। मायावती ने कमीशन की कार्रवाई पर सख्त एतराज जाहिर किया और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मायावती को सुप्रीम कोर्ट से भी मायूसी हाथ लगी। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझ पर तशहीरी मुहिम की रोक इलेक्शन कमीशन की दलित मुखालिफ सोच को जाहिर करती है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ही सही, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बेलगाम लीडरान पर चाबुक चलाया है। सवाल यह उठता है कि क्या 72 और 48 घंटों की रोक से इस तरह की सतही बयानबाजी पर रोक लगेगी? और सवाल यह भी उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई से पार्टियां और लीडरान सबक लेंगे? आज इसी पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह तफसीली रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात के दूसरे मरहले की तशहीरी मुहिम आज थम गई। सियासी पार्टियों ने तशहीर में एड़ी चोटी का जोर लगाया। बयानबाजियों, इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर चला। बयानबाजियों की यलगार से लीडरान जहां मुखालिफिन की बखिए उधेड़ते नजर आए, वहीं हरीफ सियासियात से जातियात पर उतर आए। जबान के नश्तर से कबाए चाक करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार इलेक्शन कमीशन एक्शन में आया और ताबड़तोड़ बेलगाम लीडरान पर कार्रवाई कर दी। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की गाज योगी, मायावती, मेनका गांधी और आजम खान पर गिरी। इलेक्शन कमीशन के फैसले से मायूस मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे दलित मुखालिफ बताया। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के इतिहास में हमेशा के लिए काला दिवस के रूप में ही जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह एवं श्री नरेंद्र मोदी को भारत निर्वाचन आयोग ने खुली छूट दे रखी है कि वह विभिन्न समुदायों में नफरत फैलाते रहें और इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते रहें। उधर यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर की गई इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर बीजेपी ने भी एतराज जाहिर किया। पार्टी का कहना है कि योगी ने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया है, इसलिए योगी पर लगा 72 घंटों का बैन हटाया जाए। देखिए, मायावती जी ने देवबंद के अंदर, क्योंकि वहां पे उनको समझ आया था हार रहे हैं चुनाव, एक पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की उन्होंने बात करी थी और उसलिए उन्होंने अपील करी है। उसका पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो करना चाहते थे, उसको रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है। उस संदर्भ में योगी जी ने वो जवाब दिया। उनके भाव यह थे। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए और जो भाव है मुख्यमंत्री जी के, उसको देखते हुए फिर से निर्णय लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मायावती जैसा मुतनाजा बयान दे डाला। सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या सियासत में इस तरह की ओछी और सतही बयानबाजी पर लगाम लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन का ये कदम काफी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो इलेक्शन कमीशन ने देर से ही सही, लेकिन जो कदम उठाया है उस कदम की सताइश की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद यह कदम इलेक्शन कमीशन ने उठाया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इस कदम की सताइश की जा रही है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि इलेक्शन कमीशन की क्या यह सख्ती नेताओं की जबान पर ताला लगा पाएगी? क्या नेताओं की जबान अब नहीं फिसलेगी या नेताओं की जबान अब संभल जाएगी? यह बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि ताबड़तोड़ जिस तरह से कल कार्रवाई की गई, आज से बैन शुरू भी हो गया। योगी आदित्यनाथ पब्लिक के बीच में जाकर पूजा भी करके आ गए और इसके अलावा सिद्धू का बयान भी आज सिद्धू ने बयान दिया। तो कहीं ना कहीं क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत है, तभी इस तरह की बाजारू बयानबाजी पर रोक लगेगी? आज इन्हीं तमाम इश्यूज को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ
अमीक जामई साहब स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश विद्यासागर जी सदर हैं बीएसपी मुंबई के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा देवराज सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआई के लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं देवराज सिंह जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने कदम तो जरूर उठाया, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे नेताओं की, हमारे लीडरों की जो जबान है वो फिसलेंगी नहीं? देखिए, अगर हम देखें तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो अपने को असहाय महसूस करता है कि हम कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते कि इन्हें चुनाव लड़ने से रोक दें। तो कोई ऐसा निर्णय तो ये ले नहीं सकता इलेक्शन कमीशन। इसीलिए इसके जो अधिकार क्षेत्र था, पावर के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन के साथ इस पर बात की जाएगी। और फिर आज से जो जिस तरह से जो इन्होंने जिन लोगों ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, तो ये उसी का नतीजा है। तो लेकिन ये जरूरी है कि इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं चुनाव में उनके खिलाफ एक्शन के पावर इलेक्शन कमीशन को ज्यादा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो किसी को इलेक्शन लड़ने से रोक नहीं सकता है, चाहे कैसे भी बोल रहा है व्यक्ति, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। बिल्कुल, लेकिन देवराज सिंह जी एक चीज और यहां पर मैं आपसे समझूंगा कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ने इस तरह की कार्रवाई की, ताबड़तोड़ बैन लगाए गए कई बड़े लीडरों पर, लेकिन आप देखिए कि इस कार्रवाई के बाद भी नतीजा क्या है। सिद्धू ने आज बिल्कुल मायावती जी जैसा ही एक तरह से बयान दे डाला। योगी आज पब्लिक में लखनऊ हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। तो एक तरफ ये कार्रवाई तो जरूर होती है, लेकिन इसका असर आप देख लीजिए क्या है। उसी चीज को मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति पर अगर चुनाव लड़ने के लिए एक्शन अगर हार्ड होता तो इससे उनके चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है ना, इलेक्शन कमीशन का जो वायलेशन किया जा रहा है, उसके जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है इलेक्शन का, तो उसके लिए पावर और मिलनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को इसमें, क्योंकि और स्ट्रिक्ट कोई निर्णय ले सके इनके ऊपर। इस तरह की घटनाएं जो होती है समाज में, इस तरह का जो स्टेटमेंट देते हैं लोग, बिल्कुल जिस तरह की बाजारू बयानबाजी होती है, जिस तरह की सतही जबान अब इस्तेमाल की जा रही है चुनावी सभाओं में, रैलियों में, इस पर और ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल सही आपने कहा। अमीक जामई साहब आपके पास आना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कार्रवाई की गई और जितनी पार्टियों के लीडरों पर कार्रवाई की गई, तमाम पार्टियों ने इस पर एतराज जताया, चाहे बीएसपी हो, एसपी हो, बीजेपी हो, सबने इस पर एतराज जताया है। अमीक जामई साहब, देखिए, धार्मिक और जो सांप्रदायिक जो टकराव पैदा करना है वो क्या होता है आपको मालूम है चुनाव के समय में? वो ये होता है कि कोई ये कहे कि बिजली जो है ईद में अलग आती है, दिवाली में नहीं आती है, ये सांप्रदायिक टकराव है। कोई ये कहे कि उत्तर प्रदेश की सरकार कब्रिस्तान के लिए बाउंड्री बनवाती है, शमशान के लिए नहीं बनवाती है, यह है धार्मिक टकराव। अब आप हमें यह बताओ कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब उनके पास अली है, हमारे पास बजरंग बली है। यह होता है धार्मिक उन्माद को टकराव करके उसको बांटना, धर्म को और समाज को जो है। मायावती जी ने इन तीनों बातों में से कौन सी बात बोली? हमारी नेता ने, उन्होंने यह कहा कि जो है एक शोषित, पीड़ित, कमजोर समाज के बारे में यह कहा, जैसे हम सारे देश के लोगों से, वोटरों से कह रहे हैं कि भाजपा को भगाओ, मोदी हराओ। कौन नहीं कह रहा? हमने उनसे कहा कि आपका वोट बटना नहीं चाहिए। अब आप हमें बताइए कि वोट नहीं बटना चाहिए, इसमें धार्मिक टकराव या सांप्रदायिक टकराव की कौन सी बात है? हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमें भाजपा से बच के रहिए। अब आप दूसरी बात पे आ जाइए। एक मैं और बहुत ही गंभीर बात आपसे करना चाहता हूं। जनप्रतिनिधि अधिनियम के सेक्शन 125A के तहत चुनाव आयोग किस तरह से मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है, जिस तरह से सारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को इन्होंने खत्म किया है, इस सेक्शन 125A के तहत अगर कोई मेंबर एमएलए या एमपी गलत जानकारी देता है तो उसे 6 महीने की जेल हो जानी चाहिए। तो जिस तरह से स्मृति ईरानी ने पहले 14 में अपने आप को ग्रेजुएट बताया
और 19 में वो +2 हो गई, तो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन को उसको 6 महीने के लिए जेल भेजना चाहिए। लेकिन जेल ना भेजने के मामले में जो अरोड़ा जो एडवोकेट रही हैं इलेक्शन कमीशन की, 2017 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि हम बहुत असहाय हैं और हम इस कानून को प्रभावी तौर पे इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। यह दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन पूरे तरह से श्री अमित शाह जी के दबाव में, मोदी साहब के दबाव में काम कर रहा है। यह हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन मोदी और अमित शाह के दबाव में कार्रवाई करता तो योगी और मेनका गांधी पर कार्रवाई नहीं होती। यहां पर कार्रवाई योगी आदित्यनाथ और मेनका गांधी पर भी हुई है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लताड़ा। जब इलेक्शन कमीशन को लताड़ा तो इलेक्शन कमीशन को यह लगा कि भाई अब इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो योगी जी के साथ साथ उन्होंने मायावती जी पे भी चेप दिया। यह सीधे सीधे दिखाता है कि यह बैलेंस करने के लिए कि साहब हम तो बहुत, आप मुझे बताइए ना मायावती जी के बयान में कौन सी धार्मिक टकराव जिसे दंगा फसाद हो जाए, जिसे जो है कोई संप्रदाय में आग लग जाए, कौन सी बात बोली है? अली बजरंगबली वाली बात कितनी खतरनाक बात है। कब्रिस्तान शमशान की बात कौन लोग करते थे आपको पता है? तो देश तो आजम खान के बयान का आप जिक्र ही नहीं कर रहे अमीर जी। देश का बादशाह अमीर जामाई जी आजम खान जी के बयान का आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। नहीं, आजम खान साहब ने बयान, किस बयान में किस महिला या पुरुष का नाम लिया, आप हमें यह बताइए। किसके बारे में उन्होंने नाम लेके बात किया? और जो बातें उन्होंने आरएसएस के बारे में बोली, खाकी चड्डी के बारे में बोली, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि वो श्री अमर सिंह जी के बारे में उन्होंने कहा है। 2 बातें उन्होंने मिला के बोली हैं, लेकिन किसी महिला का उन्होंने नाम नहीं लिया। और इससे पहले भी जब उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे समाजवादी पार्टी के, जिनकी वो बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। इसीलिए मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने ऐसा नहीं कह सकते। दूध की धूली नहीं समाजवादी पार्टी अमीर जामाई, ये बात दूध की धूली नहीं है समाजवादी पार्टी। आपके ही लीडर, रामपुर के लीडर फिरोज खान ने किस तरह का बयान दिया था जय पर्दा को लेकर कि अब रामपुर की शामें रंगीन हो जाएंगी। तो इस तरह की बात मत कीजिए। दूध की धूली नहीं समाजवादी पार्टी। और आजम खान ने ऐसा नहीं कि वो इस तरह के बयान नहीं देते रहे। आपने नहीं, आपने जो बयान के बारे में बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का आपने रिएक्शन देखा था? क्या रिएक्शन था? हमने कहा कि किसी भी महिला के बारे में हम इस तरह की अभद्र अशोभनीय टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग। और किसी भी नेता तो क्या कार्रवाई आप लोगों ने की थी उस वक्त? संभाल के चलना है। अमीर जामाई साहब, उस वक्त क्या कार्रवाई आप लोगों ने की थी? कार्रवाई हुई ना जी। हम कह रहे हैं कि जो बात कही गई उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एक स्टैंड लिया। लेकिन जब एक देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी गाय, देश के अंदर ये चर्चा ही नहीं होती है। मेरे नेता अखिलेश यादव जी जिसके खिलाफ कम से कम प्रेस नोट जारी किया, एक निर्देश जारी हुआ कि कोई भी ऐसी अशोभनीय टिप्पणी आगे आनी नहीं चाहिए। आप हमें बताइए कि श्री अमित शाह जी ने मेनका जी को लेकर कुछ कहा हो, श्री अमित शाह जी ने योगी जी को लेकर कुछ कहा हो? हमें दिखाइए एक बयान। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पर लगातार चर्चा करेंगे। अमीर जामाई, मैं आपका रिएक्शन भी लूंगा। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के महाराष्ट्र बीजेपी के सेक्रेटरी संजय उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। इनके अलावा सुलेमान मोहम्मद खान साहब जो कि स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुलेमान साहब और संजय उपाध्याय जी, आप दोनों का बहुत वेलकम और इस्तकबाल करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। सुलेमान खान साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा कि नेताओं की बदजबानी की तो बात चल ही रही थी इसमें, हालांकि कांग्रेस का नाम नहीं जुड़ा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को भी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि सिद्धू जी की तरफ से एक बयान आ गया, और वो बयान बिल्कुल मायावती जैसा बयान है। मुझे अबू हुरैरा साहब, बिल्कुल सिद्धू जी के बयान की कोई मालूमात नहीं है, माफी के साथ। क्या कहा है उन्होंने, पहले आप मुझे बता दें। जी नहीं, सिद्धू का बयान आया आज बिहार में। वो एक जगह रैली से खिताब कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुसलमान एकजुट होकर कांग्रेस को सपोर्ट करो और मुसलमानों का वोट बंटना नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि इस तरह का बयान देने की कोई जरूरत नहीं थी नवजोत सिंह सिद्धू जी को। आपने बात मुझे बताई तो मैंने आपकी बात पे यकीन किया।
लेकिन मैं समझता हूँ अगर जो बात आप ये कह रहे हैं और उन्होंने ऐसा कहा है तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी सभी मजहबों की, सभी धर्मों की, सभी जातियों की पार्टी है, पूरे मुल्क की पार्टी है और सारे लोग उसमें शामिल हैं, सारे ही लोग उसे वोट देते हैं। इस तरह से किसी धर्म विशेष को कहना ये मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सुलेमान जी शायद आपकी नजर से ये बयान गुजरा नहीं, हालांकि आज मीडिया में भी बहुत चर्चाओं में ये बयान रहा है। संजय उपाध्याय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अभी अमीक जामाई साहब कह रहे थे या इसी तरह से आज मैं सुन नहीं पाया। जी मैं संजय उपाध्याय आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अमीक जामाई अभी कह रहे थे कि जो सरकार सत्ता में होती है, जिस तरह से बीजेपी इस वक्त सत्ता में और इख्तिदार में है, उसकी तरफ से जो बयानात दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई हो रही है और जो कार्रवाई सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने की है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के दबाव में कार्रवाई की गई है। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कार्रवाई सब पे हुई। इसके लिए चुनाव आयोग पर प्रश्न लगाना ये मेरे ख्याल से इस लोकतंत्र का अपमान होगा। चुनाव आयोग को जो मसला गंभीर लगा उसने हर पार्टी के नेता के ऊपर पाबंदी लगाई है और इसलिए आपकी बात निराधार है। राजनीति में शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। उसके लिए राजनीति में काम करते समय हमारे आदर्श अटल जी ऐसे व्यक्ति में तो होना चाहिए जो भाषा का, शब्दों का जादूगर रहा, लेकिन उसके साथ ही शालीनता के साथ कटाक्ष भी करना हमने उनसे सीखना चाहिए। आज जो राजनीति का स्तर, वो टीवी डिबेट की बात हो चाहे सार्वजनिक मंच हो, वो जिस प्रकार से गिरता जा रहा है वो एक गंभीर समस्या है। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने इस बात पर कार्रवाई की है, ये धीरे धीरे इन घटनाओं में कमी आने की शुरुआत हो जाएगी। इस प्रकार की बातें निंदनीय है और कम से कम मैं मेरे स्तर पे तो इस प्रकार अपशब्द कहना, संजय उपाध्याय जी, शुरुआत कैसे होगी? योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे का बैन लगता है और बैन शुरू होते ही वो लखनऊ के हनुमान मंदिर जाते हैं, पब्लिक के बीच में वो जाते हैं, पब्लिक के बीच में पहुंचते हैं पूजा करने के लिए। आप तो बैन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रचार करना, वोट मांगना, इस पर पाबंदी है, लेकिन खामोशी के साथ अपना काम करना, अपनी जिसमें श्रद्धा है उस पर किसी प्रकार की रोक उस बात में नहीं लगी है। और इस प्रकार की रोक लगकर किसी जिम्मेदार नेता पर अगर 72 घंटे की बैन, 48 घंटे की बैन लगती है तो चुनाव के समय उसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं और उसके लिए आने वाले समय में लोग भी इस निर्णय के कारण भाषा का संयम क्या होता है इसको पहचानेंगे और शालीनता का प्रयोग करते हुए अपने विपक्षियों पर उसको दुश्मन न समझते हुए, उसको अपना शत्रु न समझते हुए उस पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। नहीं तो ये और ये इलेक्शन कमीशन का जो प्रयास है, जो कदम है, बहुत सराहनीय है। संजय उपाध्याय जी, ये चीजें बीजेपी वालों को समझने की सबको जरूरत है। मेरे ख्याल से हमको भी और सबको समझने की लंबी लिस्ट है जो आपके लीडर इस तरह के बयान देते रहे, चाहे अश्विनी चौबे हो, नरेश अग्रवाल हो, महेश शर्मा हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, योगी आदित्यनाथ हो, लगातार इस तरह की बयानबाजियां होती हैं। पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुझको लगता है पहले क्यों नहीं हुई, इसके कारण आज जो कार्रवाई हुई हम उसकी सराहना नहीं करेंगे तो हम गलत करेंगे। और उसके लिए चुनाव आयोग ने जो बोल्ड डिसीजन लिया है उस पर मैं चुनाव आयोग का अभिनंदन करता हूं। और इस प्रकार का निर्णय आने वाले समय में सभी वक्ताओं को, नेताओं को सार्वजनिक जीवन में शालीनता क्या होती है, शिष्टाचार क्या होती है, इसकी ओर लेकर जाने के लिए प्रवृत्त करेगी। अमीक जामे जी, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। क्या वाकई में यकीन करेंगे कि इनके बीजेपी के जो लीडरान है, जो एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है, वो इलेक्शन कमीशन के इस कार्रवाई के बाद अब कोई बाजारू भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे? देखिए हुरेरा साहब, मैं तो पूरे देश आपका ये टेलीविजन का रिपोर्ट देख रहा होगा, ये प्रोग्राम देख रहा होगा। मैं देश के सामने उनके बिहाफ पे आप कुछ बातें मैं यहां रखना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो आर्मी के नाम पे, वो शहीदों के नाम पे, वो पूरे देश के लोगों को रैलियों में बोल रहे हैं
कि पहला वोट जो है शहीदों के नाम पे पड़ना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। हम यहां इलेक्शन कमीशन के इकबाल पे बात कर रहे हैं। कौन सा इलेक्शन कमीशन का इकबाल है ये कि जो मायावती जी को, बसपा को तो रोक देता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या इस देश के अंदर शहंशाह हैं, रजवाड़े हैं, महाराज हैं, क्या हैं कि इलेक्शन कमीशन को एक बात एक्शन उनके ऊपर लेने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे। नामो टीवी आपको मालूम है, पता नहीं कहां से ये टेलीविजन चैनल आ गया और 24 घंटे उस पर जो है हमारे वजीर आजम का भाषण चल रहा है। समाजवादी पार्टी का कोई ऐड तो नहीं कहीं जा रहा है, हम लोगों का, बसपा के लोगों का तो कोई होर्डिंग नहीं लगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा का होर्डिंग जिसमें मोदी साहब का बड़ा बड़ा फोटो है वो चल रहा है। हम इलेक्शन कमीशन के लोग अगर सुन रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप एक ऐसी आखिरी संस्था हो जो आप ये कहते हो कि आप इंडिपेंडेंट हो, हम तो जैसा नहीं मानते कि आप इंडिपेंडेंट हो, अगर हो, देश के नागरिकों को बताओ कि प्रधानमंत्री हो या कोई आम इंसान, इलेक्शन कमीशन की निगाह में वो बराबर है और नामो टीवी इस देश के अंदर नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी शहीदों के नाम पे, आर्मी के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। मैं पूरे प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम के जरिए मैं इतनी बात देश के सामने रखना चाहता हूं। नहीं अमीर जामाई साहब, उस पर देखिए कोर्ट ने भी कहा और इसी ने कहा है कि उस पर अगर कुछ ऐसी चीजें होंगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं सुरेश विद्यासागर जी आपके पास आना चाहूंगा। मायावती जी ने बिल्कुल खुलेआम इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि एक तरफा कार्रवाई हुई है और मेरा पक्ष सुने बगैर मुझ पर बैन लगा दिया गया। नाराजगी जाहिर की मायावती ने। देखिए, बहन मायावती जी ने जो बात कही है वो बात कोई भी धार्मिक और कोई भी समाज के खिलाफ नहीं थी, ना वोट का पोलराइजेशन के बारे में थी। बहन जी ने क्लियर कहा है कि आपका वोट वो बंटना नहीं चाहिए और वो हमारे जो कैंडिडेट उनको मिलना चाहिए। बहन जी ने हमारी जो वोट की बात है, बहन जी ने तो क्लियर बताया है कि हम किसी धर्म के खिलाफ, किसी वंश के खिलाफ नहीं है। हम तो पूरे समाज के, सर्व समाज की बात करते हैं और सर्व समाज के बात के बाद में हमारा जो वोट का अधिकार है वो जो हम लोग अगर किसी एक को दे देंगे तो इसके लिए बहन जी ने जो बात कही थी कि भाई डिवाइड करने से हमारे जो है मोदी जी को फायदा हो सकता है, इसके लिए आप डिवाइड मत करो और डिवाइड करने की तो बात है तो आप इस सरकार के खिलाफ वोट दो। ये बहन जी ने क्लियर कट मैसेज दिया है। उसके बाद में बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई हमारी बात नहीं सुनी गई है, हमें सीडी नहीं दी गई, जिसलिए हमें अगर ये बात है कि भाई जिस बारे में हमारे ऊपर कार्रवाई होती है उस बारे में हमारी बात तो सुनवाई होनी चाहिए, हमें हमारा पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। वो कोई भी मौका हमें दिए न बगैर हमारे ऊपर एक तरफा कार्रवाई हुई है और ये एक तरफा कार्रवाई ये मोदी जी पे नहीं होती, ये अमित शाह जी पे नहीं होती, ये और बीजेपी के नेताओं पे नहीं होती। ये जो कार्रवाई है ये कार्रवाई सिर्फ हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अब जाग रहे हैं। वो अब उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और हमारी जो अलायंस आरएलडी है, इनके लोग बड़ी संख्या में वोटिंग के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं और ये इस सरकार के खिलाफ वोट देना चाहते हैं। इसके लिए ये बात है, जो बात ये कह रहा हूं उसी को मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। क्या वाकई में ऐसा लगता है कि जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई वो एक तरफा कार्रवाई है, या मायावती ने जो इल्जाम लगाया है कि उनका पक्ष सुना नहीं गया, उनकी जो दलीलें हैं वो सुनी नहीं गई और उन पर बैन लगा दिया गया? और सवाल यह भी उठता है, क्या वाकई में जो सत्ता में और इख्तिदार में सरकारें होती हैं, क्या इलेक्शन कमीशन उनके दबाव में भी होता है? सुलेमान साहब। देखिए अबू रहरा, बिल्कुल बात साफ है। इलेक्शन कमीशन ने मायावती जी पे तो एक्शन लिया एक बयान पे उनके, जो उन्होंने सहारनपुर में, गालिबन शायद देवबंद में उन्होंने बोला है। लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने जो महाराष्ट्र में वारदा में बयान दिया, जो फौज का इस्तेमाल किया, फौजियों की, हमारे देश के फौज की कुर्बानी का इस्तेमाल किया, फर्स्ट टाइम वोटर्स से वोट मांगा उस नाम पे। अमित शाह जी कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। केरला के इनके जो बीजेपी के चीफ हैं उन्होंने कैसी सांप्रदायिक बात कही, मजहब के नाम पे उन्होंने बांटने की कोशिश करी। और देखिए सबसे ऊपर वजीर आजम इतना बड़ा पद है, सबसे बड़ा आप समझ ले पद है डेमोक्रेटिक, उसका प्रेसिडेंट के बाद
हायरार्की में सबसे पावरफुल पद प्राइम मिनिस्टर का है और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक तरह से चलाता है, उसने अगर जिस तरह की बयानबाजी करी फौज को लेके और मजहबों को बांटने की कोशिश करी, तो मैं समझता हूँ शर्मनाक है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा। अगर इलेक्शन कमीशन, जैसा आपने कहा कि उस पर इलेक्शन कमीशन ने उनसे जवाब मांगा है, मायावती जी ने बयान दिया, आजम खान ने बयान दिया, मेनका गांधी ने बयान दिया, इन लोगों ने बयान दिया, तो एक एक दिन में 2-2 दिन में एक्शन हुआ, जो भी हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो लगातार बोल रहे हैं, बार बार वो ऑफेंस कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का। एक और हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया है और वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का वायलेशन। तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन एक्शन लेती? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और मैं समझता हूं इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को अपने आप को साफ दिखाने की, या वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं इंडिपेंडेंटली, इसको साबित करने का बहुत अच्छा मौका है। उन्होंने जो कार्रवाई करी वो सबके सामने है, लेकिन अगर एक खास पार्टी के बड़े लीडर्स के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप उनके दबाव में काम कर रहे हैं। और इससे बड़ा ग्रेव वायलेशन क्या होगा जो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और केरला के मुखिया ने करा? इससे बड़ा क्या वायलेशन होगा? बिल्कुल। देवराज सिंह जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जो बात सुलेमान साहब कह रहे हैं कि अगर एक तरफा कार्रवाई होती है, और वाकई में जिस तरह से सुलेमान साहब ने कहा या आमिर जामई ने कहा कि आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर पीएम या अमित शाह इस तरह के बयान देते और उन पर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है। देवराज जी। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों के खिलाफ एक्शन किया है, ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी के लिए कर रहा है। तो जिस तरह से लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र की मर्यादा है, मर्यादित भाषा का प्रयोग जो हमारे नेता हैं वो करें, लेकिन जहां तक वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन करेंगे, पार्टियों पे एक्शन नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल नेताओं पे एक्शन हो रहा है। इंडिविजुअल सर नेताओं पे हो रहा है, भाजपा के भी हुआ, सपा के भी हुआ, बसपा के केंद्रीय मंत्री जो पहली बार पार्टियों के भारतीय इतिहास में पहली बार केंद्रीय मंत्री के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर बैन लगाया है, ये भी पहली बार हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए चीफ मिनिस्टर यूपी के उनके खिलाफ भी लगाया है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं है भाई, ये इलेक्शन कमीशन बोले उनके ऊपर भी लगाया है। ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी है, लगाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कोई आज नहीं है, पहले से ही चला आ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का पहले मैं बता चुका हूं कि इलेक्शन कमीशन अपने को असहाय महसूस करता है कि हम कैसे इन्हें कंट्रोल करें, जो भी लीडरशिप है। तो ये इनको कैसे, हमारे पास ऐसी पावर है नहीं कि हम इनको रोक दें, इन्हें चुनाव लड़ने से रोक दें, लेकिन इनको क्या कर सकते हैं, पनिश कितना करते। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप इसमें एक्शन लीजिए, तब इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ सीपीआई लीडर अमीर हैदर जैदी साहब भी डिबेट में मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमीर हैदर जैदी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। अमीर हैदर जैदी साहब, जबान की अगर हम बात करें तो सियासी जबान खासतौर से उसका कोई उसूल नहीं रह गया है, कोई सियासी जबान का कह लें तो उसका कोई सतह नहीं, कोई लेवल नहीं रह गई है। और इलेक्शन कमीशन ने जो कदम उठाया, ताबड़तोड़ जो कार्रवाई की है, हालांकि उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई को कैसे देखा जाए? क्या नेताओं की जबानें संभलेंगी इस कार्रवाई के बाद? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर नफरत की राजनीति के दुष्परिणाम सामने हैं और सब लोगों के सामने है। राजनीतिक पार्टी को सोचना पड़ेगा। आज की एक घटना बताता हूं। बिजनौर के अंदर सोती की नांगल थाना है, उसकी एक घटना है कि एक 6 लोग आए और 6 लोग आके किसी का नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने अपना नाम उर्दू बताया, उर्दू में उसका नाम था, तो उसे मार मार के लहूलुहान कर दिया। भीड़ ने पकड़ के 6 में से 4 लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन नफरत की राजनीति का परिणाम है कि ऐसो नांगल कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है, नहीं कर रहा है, जबकि उसकी हालत इतनी चिंताजनक है। घटना आज की है कि वो मरणोसंत में है, हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, लेकिन एसपी नहीं सुनता, वो नहीं सुनता। ये राजनीतिक पार्टियों के दुष्परिणाम का ही नतीजा है जो ये नफरत की राजनीति हो रही है। अब मैं आता हूं पॉलिटिकल उसके ऊपर। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष किसी विपक्षी पार्टी के नेता को मां बहन की गाली देते हैं, चुनाव आयोग उस पर कुछ नहीं बोलता, साइलेंट है अभी तक।
कोई नहीं बोलता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को आने वाले 2024 से पहले बीजेपी की सदस्यता लेनी है, उसे अभी ले लेनी चाहिए, क्योंकि 2024 में तो उसे लोकसभा का चुनाव लड़ना है या राज्यसभा जाना है। तो मसला यह है कि चुनाव आयोग तो जो कार्रवाई की है, वो संस्था अभी तक सवाल उठाए थे, लेकिन कम से कम इलेक्शन कमीशन ने तो कार्रवाई की है और उसमें योगी और मेनका गांधी भी शामिल हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर सही समय पे सही रहते हुए कार्रवाई करता तो चुनाव, ये इन नेताओं की भाषाएं नहीं वो नहीं होती, जुबान नहीं फिसलती। इन्हें नफरत की भाषा बोलने पर जब वोट मिलता है तो उस पर होता है। एजेंडा होना चाहिए था देश के अंदर किसान, मजदूर, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये एजेंडा होना चाहिए था। इस एजेंडे पे बात नहीं हो रही है। फला नेता ने नफरत में क्या कह दिया, कोई किसी को मां की गाली देता, कोई बहन की गाली देता है। हमारा अबू रहरा साहब, हमारा लोकतंत्र संक्रमण काल से गुजर रहा है। नेताओं पर लगाम लगाया है, चाबुक लगाई है, क्या इससे माहौल बदलेगा और सियासी जो बयानबाजियां हैं, क्या उसका जो लेवल है, क्या उसमें सुधार आएगा? और आज हमने नेता ऐप के जरिए जो सवाल किया था, जो सर्वे कराया था, वो उस सर्वे का नतीजा भी आ चुका है। आज हमारा नेता ऐप के जरिए सवाल यही था कि क्या योगी का आवाम के बीच जाकर पूजा करना इलेक्शन कमीशन के बैन की खिलाफ वर्जी है? हमारा आज का सवाल यही था और सर्वे का नतीजा भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। 64.69% लोगों ने कहा कि हां, योगी का आवाम के बीच जाकर पूजा करना इलेक्शन कमीशन के बैन की खिलाफ वर्जी है, जबकि 35.31% लोगों ने कहा कि नहीं, यह खिलाफ वर्जी बैन की नहीं है। लेकिन 64.69% लोगों ने यही कहा कि योगी का आवाम के बीच जाकर पूजा करना इलेक्शन कमीशन के बैन की खिलाफ वर्जी है। मैं संजय उपाध्याय आपके पास ही आना चाहूंगा। हमने जो आज नेता ऐप के जरिए सर्वे कराया था और उसमें हमारा सवाल यही था कि योगी जी का आवाम के बीच जाकर पूजा करना इलेक्शन कमीशन की खिलाफ वर्जी है, वायलेशन है, जिस पर 64.69% लोगों ने कहा कि यह बैन का वायलेशन है कि आवाम के बीच में जाकर पूजा करना। एक तरफ बैन लगाया गया और दूसरे रास्ते आप कहीं ना कहीं अपना प्रचार कर रहे हैं। संजय उपाध्याय जी बोलिए। देखिए, मैं टीवी चैनल से भी चाहूंगा कि हम जब डिबेट करते हैं तो उसमें भी इस प्रकार का अनुशासन हम सब करें। आज इलेक्शन कमीशन ने योगी जी पर बाहर निकलने, उनके काम करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, तो चुनाव का प्रचार करने पर उन पर रोक लगाई है। उन्होंने किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया है। वो अपनी दैनंदिन एक्टिविटी करने के लिए स्वतंत्र हैं, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। और जिस प्रकार से आप लोग इलेक्शन कमीशन के संजय उपाध्याय जी, ये बैन योगी पर 72 घंटे का क्यों लगा, आपको पता है? आरोप लगा रहे हैं संजय उपाध्याय, योगी जी पर यह बैन 72 घंटे का क्यों लगा, आपको पता है? उन्होंने अली और बजरंग बली को लेकर बयान दिया था और हनुमान मंदिर में ही वो पूजा करने जा रहे हैं। जो उनका बयान था उसी मुनासिबत से वो पूजा करने पहुंचे। अबू जी, योगी जी पहले व्यक्ति थे। ये जो 4 लोगों पर बैन लगा, इसमें योगी जी ने पहले स्वीकार किया कि मैं अब इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा, और इसके लिए उन्होंने बाकी लोगों से अलग अपना एग्जाम्पल सेट किया। हमारे दूसरे मीडिया के मित्र पैनल में बैठे हुए, वो आज भी मायावती के बयान का बचाव कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने इस प्रकार का बचाव नहीं किया। योगी जी ने स्वयं इस बारे में भाई, जब योगी ने ये कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर सुबह से उठकर एक्टिविटी नहीं करना, अपने नित्य कर्म नहीं करना, इस प्रकार चुनाव किसी बात की पाबंदी नहीं लगी है, तो आज ये नफरत की राजनीति देखने को नहीं मिलती। ना ये चीफ मिनिस्टर होते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा हो और उस मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने कहा हो कि तुम अपने प्रदेश में कहीं चुनाव प्रचार करने नहीं जा सकते। ये इस देश के लिए दुखद घटना है। हिमाचल प्रदेश का जो इनका प्रदेश अध्यक्ष है, वो जब उत्तर प्रदेश मैं तो कहूंगा हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा दिन है। तो क्या वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है आरएसएस का? हमारा लोकतंत्र इतना सक्षम है कि वह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। नहीं, लेकिन संजय उपाध्याय, अमीर हैदर जैदी साहब जो सवाल उठा रहे हैं वो भी बहुत मुनासिब है। मानना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी योगी ने पहली बार नहीं की है, बीजेपी के लीडरों ने इस तरह की बयानबाजी पहली बार नहीं की है। अगर पहले से ही सख्त कदम उठाया जाता तो शायद इस तरह की बयानबाजी अब नहीं होती।
बहुत देर कर दी आप लोगों ने इस तरह का कदम उठाने में। 60 सालों से कांग्रेस जीतती आई है, तब इलेक्शन कमीशन पे इस प्रकार के आरोप नहीं लगे। जब फतवे जारी होते थे तब इस प्रकार की बात आपने कभी नहीं कही। ठीक है, आज मीडिया जागृत है, लोगों में अवेयरनेस है, बातें आ रही हैं, लेकिन इसके पहले भी इस प्रकार के प्रयोग करते आते थे। अब यह बदल रहा है, अगर यह बदलाव है तो इसकी शुरुआत की प्रशंसा मैं करता हूं। सुलेमान साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक है ये कदम उठाया, लेकिन इस तरह की पार्टियां या इनके लीडर जो इस तरह की बयानबाजी करती हैं, सतही बयानबाजी जहां पर होती है, क्या पार्टियों की एक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपने इस तरह के लीडरों पर, उनके बयानों पर रोक लगाएं और सख्त कार्रवाई करें, न कि उनके बचाव में आए? बिल्कुल बनती है, हर पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। इलेक्शन कमीशन तो अपनी जिम्मेदारी इस तरह से निभाता है कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का कोई वायलेशन होता है तो वो अपना एक्शन लेते हैं। लेकिन पार्टी भी, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज भी जवाबदेही हैं आवाम के दरबार में या आवाम के सामने, तो उनको भी जवाबदेही करना है। और मैं समझता हूँ इसकी बहुत अच्छी जजमेंट जब इलेक्शन का नतीजा आता है तब भी आवाम उसको सजा देकर या नहीं देकर अपना फैसला दे सकती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की, बिल्कुल आपने सही कहा, उनकी जिम्मेदारी है कि जो ऐसा कोई बयान दे जिससे नफरत की राजनीति करने की कोशिश करी गई हो या इस तरह की बात हो जिससे नफरत फैले या कोई बहुत ही बिलो स्टैंडर्ड बात हो, गंदे किस्म की बात हो, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल। अमीर जामई साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि आजम खान ने जो बयान दिया उसके बाद हमने देखा कि अखिलेश यादव जो कि मुखिया हैं पार्टी के, वो कहीं ना कहीं उनके बयान को डिफेंड करते नजर आए, वो बचाव में खड़े थे, बल्कि पूरी पार्टी आजम खान के बचाव में खड़ी थी। अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह की कार्रवाई करती है तो क्या यह पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि पार्टी लेवल पर भी कार्रवाई हो? देखिए हुरैरा साहब, समाजवादी पार्टी के हमारे जो कौमी सदर हैं जनाब अखिलेश यादव जी, उनके बारे में पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि जीरो टॉलरेंस रखते हैं महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की किसी भी तरह के जुल्म ज्यादती के मामले में। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि वो जब सामने आए उन्होंने कहा कि मैं वहां पे जो उन्होंने सुना कि ये बयान उनके लिए नहीं था जिनकी बात पूरा मीडिया आजम साहब के खिलाफ एक माहौल बना के कर रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात जोड़ देना चाहता हूं। जया जी तो 10 साल एमपी रही वहां पर। आजम खान साहब स्पेशली फोकस करके वो कहते हैं 17 साल 17 साल के बाद वो कहते हैं कि पूरे देश को 17 साल लग गए ये जानने में कि उनके अंडरवियर खाकी है किसकी है। 17 साल, जया जी को तो 10 साल हुए, 17 साल नहीं हुए पार्टी के अंदर। 17 साल के बारे में जो उन्होंने बात कही वो जनाब अमर सिंह साहब हैं जो समाजवादी पार्टी के माने जाते थे, लेकिन मोहन भागवत जी के निकले। ये पूरी बहस छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं आखिर आजम खान जैसे लीडर को इस तरह का बयान क्यों देना पड़ा? आप डेवलपमेंट पर बात कीजिए, आप बुनियादी मसाइल पर बात कीजिए, आप मुसलमानों की बात कीजिए, आप माइनॉरिटीज की बात कीजिए, आप अंडरवियर की बात क्यों कर रहे हैं? आप समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले फेज में जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और एसएस के लोग सांप्रदायिक जाति ध्रुवीकरण नहीं कर पा रहे थे, हालत बहुत खराब थी। आजम खान साहब ने एक बयान दिया जो कि जया जी से संबंधित नहीं था। हम अभी भी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह के किसी भी बयान को इंडोर्स नहीं करते हैं, लेकिन ये बयान जो उन्होंने कहा खाकी चड्डी, हम अभी भी बोल रहे हैं श्री अमर सिंह जी के बारे में। ये समाजवादी पार्टी की सोच बताता है महिलाओं के प्रति उनकी सोच कितनी घटिया है। आजमगढ़ में जो उनकी एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के साथ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन बोलते हैं? आयोग भी इन्वॉल्व हो रहा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन बोलते हैं सर? जर्सी गाय कौन बोलते हैं? जरा आप हमको बताइए ना। क्या पैनल में लोगों को याद है कि जर्सी गाय किसके बारे में कहा गया? सर इसमें कोई ये समाजवादी पार्टी ने तो नहीं कहा ना। ये कोई असंवैधानिक भाषा नहीं है, लेकिन किसी महिला के अंडरवेयर की बात करना ये महिलाओं मानसिकता का प्रदर्शन है। आपकी मानसिकता का पता चल रहा है। महिलाओं का आप दाम लगा रहे हो, संजय उपाध्याय, महिलाओं का दाम लगा रहे हो बीजेपी वालों। नहीं, और ये हुरैरा साहब
17 साल उन्होंने 17 इशारा साल के कहा बाद किया, उन्होंने ये बात सबको बोली। पता है, उन पर 17 आरोप साल किसने किसको लगाया, हुआ? ये भी स्पष्ट जया है। जी को नहीं हुआ और 17 इसका साल। मतलब आप करो तो सही। ठीक है, मैं देवराज सिंह जी आपका रिएक्शन लेना चाह रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, देवराज जी। मैं ये कि हाँ, अभी तक का जो इलेक्शन कमीशन जो जिन लोगों पर बैन लगा रहा था, उसके साथ ही साथ महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है और उनके द्वारा भी नोटिस दिए जा रहे आजम खां जी को। तो उनके द्वारा जो महिलाओं के ऊपर जो उन्होंने कमेंट किया है, उसको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग सजग हो रहा है। अरे अच्छा ठीक, तो ये एक अलग है, इलेक्शन कमीशन से अलग बदन पर गंधा भी नहीं लगने दिया। पूरा देश जानता है। अमर सिंह के बारे में कहा कि उनके बदन को किसी ने छूने नहीं दिया। मैं ये प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं कि उन्होंने तो अपने भाषण में कहा कि मैंने उनके ये बात उनके बारे में कही नहीं दिया। आप सही बोल रहे हो। अमर सिंह के बारे में बात सही बोल रहे हो आप। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पष्टता से उन्होंने ये बात उनके बारे में उल्लेख किया। उसके बाद और ये पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की महिलाओं का अपमान है और ये समाजवादी पार्टी के नेताओं की घटिया सोच दिखाती है। अरे आरएसएस तो चरित्र से महिला विरोधी है। आप जरा महिला और जेंडर जस्टिस की बात मत करो। जर्सी गाय किसको बोला आपने? आप आरएसएस में आ जाइए, महिलाओं का सम्मान क्या होता है ये करना आप सीख जाओगे। अरे मनुवाद पे चलने वाला आरएसएस, महिला बहनों का सम्मान क्या होता है ये करना सीख जाओगे भाई साहब। एंटी आदिवासी, एंटी रिजर्वेशन, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, यह करते हुए भी पूरे देश की जनता बीजेपी को स्वीकार कर रही है और विकास का मुद्दा छोड़कर आपको धर्म और भाषा की राजनीति पर मजबूर होना पड़ रहा है। यह दिखाता है कि यह हमारी जीत है। और रुकिए भाई साहब, 23 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देश की जनता विकास के नाम पर मोदी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत के साथ में 23 तारीख को इस प्रकार से जाति भाषा के नाम पर लड़ाने वाले के जैदी साहब, आप यहाँ जेंडर जस्टिस समझा रहे हो? जैदी साहब, सवाल ये उठ रहा है, जेंडर जस्टिस ने समझाइए हमको। सवाल ये उठ रहा है कि आज हमारी चुनावी जो भाषा है, सियासी जो भाषा है, वो उसका लेवल बहुत ज्यादा गिर गया। आज हमारे नेताओं को डेवलपमेंट की बातें याद नहीं आ रही हैं, लोगों की, आवाम के मसाइल याद नहीं आ रहे हैं। आज बातें अंडरवियर की हो रही हैं, जातियात पर बातें हो रही हैं, पर्सनल इश्यूज को लेकर बातें हो रही हैं, डेवलपमेंट गायब है, तालीम क्या होगी, तिब्बी इश्यूज क्या है, सब गायब है, बिल्कुल गायब है। अबू रेरा भाई, अरे दिग्विजय सिंह ने टच बॉल किसके लिए कहा? जयप्रदा जी जब रामपुर जाती हैं और वो एक ट्वीट करती हैं कि मैं राक्षस का या दानव का वध करने आई हूं, तो रामपुर से कौन सा दानव लड़ रहा था, कौन सा राक्षस लड़ रहा था, आज तक चुनाव आयोग ने उनसे नहीं पूछा। दूसरे ये कि और हिंदुस्तान के अंदर होती है नहीं है, दानव का प्रयोग किया जा सकता है, ये तुष्टीकरण के ऊपर एक बात होती है। आज मैं एक चीज बताता हूं कि जिस वस्तु की इंसान को ज्यादा आवश्यकता होती है उसमें ज्यादा तुष्टिगुण पाया जाता है, उसी में उतना इंसान को उसमें ज्यादा तुष्टिगुण मिलता है। हिंदुस्तान की राजनीति की सबसे बड़ी आवश्यकता है नफरत, मुसलमानों से नफरत, दलितों से नफरत, क्योंकि इसमें ज्यादा तुष्टिगुण पाया जाता है राजनीति के लिए। जितना जो नफरत ज्यादा उगल सकता है वो उतना बड़ा नेता। ही आपके दिल में अगर इस पे कहीं प्रतिबंध लगाया जाता तो कुछ राजनीतिक दलों की दुकानें ही बंद हो जाएंगी, खास करके आरएसएस और बीजेपी की तो दुकान बिल्कुल कुफ्र लग जाएगा। इनकी दुकान पे तो कोई आके दक्कुल बात भी नहीं करेगा। ये एक बिल्कुल ऐसा सच है जिसे हिंदुस्तान का झूठ से झूठा इंसान बोल सकता है। मसला यह है कि 2014 के अंदर मोदी जी ने जो वायदे किए थे ये उस पर बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि 2014 के अंदर जो देश को गुमराह किया था, कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, डॉलर की कीमत सही हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, ये आप लोग इस पे बात नहीं कर रहे। स्मार्ट सिटी होंगे, आदर्श ग्राम होंगे, ये सब जानते हैं। हम आज भी कोई इलेक्शन के अंदर अगर कोई इस पे बात हो रही हो तो मुझे बता दो वाला नेता ने क्या कहा, वाला क्या हुआ, मुसलमान ये हो गए। जितना मुसलमानों का तुष्टि शोषण इस मुल्क में हुआ है, आजादी से पहले मुसलमान संसाधन संपन्न था। जब आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई तो उसे फंड करने वाला मुसलमान,
जब देश आजाद हुआ तो देश का कर्ज अदा करने वाला मुसलमान, लेकिन आज ये हालत हो गई है मुसलमानों की कि हर गली के अंदर पूरा उठाने वाला मुसलमान है। इतना मुसलमानों का देश के बात करते हैं संजय उपाध्याय बात मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा, ठीक है। अमीर जामई साहब 30 सेकंड में आपको दूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी ने और योगी साहब ने चाहा कि धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद भड़के, पोलराइजेशन हो। मैं आपको पूरे देश के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े, इतना परेशान है भारत की सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि अब वो हिंदू मुसलमान नहीं खेलना चाहते। सरकार कुछ भी कर ले। आज जब फेज 2 का चुनाव हमारे सामने है तो किसान ये पूछ रहा है कि मोदी जी ये बताइए, 10,000 करोड़ रुपए जो गन्ना का बकाया था, आपने वो जो 10,000 करोड़ रुपए हमें देने थे, आपने चीनी मिल को क्यों दे दिया? आज ये किसान पूछ रहा, चौधरी चरण सिंह साहब के लोग पूछ रहे कि क्या आरएलडी और बसपा समाजवादी पार्टी के लोग शराबी हैं? आज किसान पूछ रहा है, ये जो फेज 2 का चुनाव है, कि जब हम दिल्ली गए थे महंगी बिजली का सवाल लेकर, सिंचाई के टैक्स का सवाल लेकर, एमएसपी का सवाल लेकर, तो आपने दिल्ली की पुलिस से, मोदी जी आपने हमें जूतों चप्पलों से क्यों लाठियों से मरवाया था? आज सवाल उत्तर प्रदेश के लोग यही पूछ रहे हैं। अमीर जामई साहब, इस कार्रवाई के बाद आजम खान साहब के बेटे का बयान क्या आया? समय आपका चला गया है। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं, इस वजह से हमारे ऊपर यह कार्रवाई की गई है। बैन इस वजह से लगाया गया क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो हिंदू मुसलमान तो समाजवादी पार्टी भी कर रही है। नहीं, हुरैरा साहब, बहुत जरूरी बात मुझे आपको यहां पे कहनी है। समाजवादी आंदोलन के भारत के सबसे बड़े नेताओं में अगर चंद नाम शुमार होता है तो जनाब आजम खान साहब का नाम है। आजम खान साहब, आप रामपुर में चले जाइए, उनके दोस्त, उनके साथी, उनके आंदोलन में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू समाज के सेकुलर लोग हैं, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम समाज में पैदा है, इसलिए पूरे देश में उनको कौमी नेता के बतौर देश के लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। इसीलिए कोशिश की जाती है कि हमेशा आजम खान साहब की बात को पकड़ के उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लेके उनको राक्षस विद्यासागर जी आपके पास राष्ट्रीय नेता नहीं हो सकता। सुरेश विद्यासागर जी, मायावती जी ने साफ साफ कहा कि ये किसी के दबाव में फैसला लिया गया है और सरकार जो है कर रही है, चैन मिलता है, सुकून मिलता है। विद्यासागर जी, अबू भाई, ये जो बात है बहन जी ने पूरी स्पष्ट रूप से कही है कि ये जो बात है ये किसी के दबाव में आके कही है, और आने वाले समय में ये जो जनता है, बहन जी ने क्लियर बोला है कि अगर मैं भी वहां रैली में नहीं जाती हूं, आगरा की रैली में, तो हमारी जनता, वहां की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, पूरे देश की जनता है, ये अपनी वोट करके इस सरकार को बदल के उसका जवाब देगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात आपके सामने लाना चाहता हूं, जितने हमारे लोग जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के हमारे कैंडिडेट है, हमारे जो नेता है, उन पे जो हिसाब से फोकस किया जा रहा है, उनके कमियों को ढूंढा जा रहा है, उनके भाषणों को आप लोग रिकॉर्ड कर रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल है, जैसे शिवसेना है, जो हमारे जो अभी जो हमारे संजय राउत जी है, उन्होंने कहा कि भाई भाड़ में गई आचार संहिता और भाड़ में गया कानून, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई चुनाव आयोग नहीं बात कर रही है, कोई मोदी जी के बात को नहीं पकड़ रहा है, कोई अमित शाह जी की बात को नहीं पकड़ रहा है। जो कोड ऑफ कंडक्ट भाड़ में जाए कानून, ऐसी जो बात कहते हैं संजय राउत जी, उनके खिलाफ ये कोई बात नहीं करते। बयान पर भी तो हमारी जो क्लियर कट बात है, बहन जी ने क्लियर कट बात करिए, लगाम लगनी चाहिए इस तरह की बदजुबानी पर। अमीर हैदर जैदी साहब जी, हमारी क्लियर कट हमने तो बहन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे देश में जो भी हमारी बात है, अगर जो हमारी बात है हम रखेंगे, उसमें अगर आपको लगता है हमारा कोई भी धार्मिक हेतु नहीं है, हम लोग क्लियर कट एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के हक की बात करते हैं, और ये हक की बात करना, ये अगर सुरेश जी बात आपकी हो गई, हम अभी तो कर रहे हैं। 20 सेकंड दे रहा हूं जी। अबू हुरैरा भाई जी, आप एक चीज ये देखिए, आज मुसलमानों पे राजनीति होती है। मोहनचंद करमचंद
गांधी को महात्मा बनाया किसने? जब मोहनचंद करमचंद गांधी हिंदुस्तान आए तो उन्हें मुस्लिम जमीयत उलमा हिंद पूरे देश में लेके घूमा और घुमाने के बाद बापू बनाया, महात्मा बनाया। ये काम मुसलमानों ने किया। मुसलमान महात्मा गांधी बनाता है, लेकिन मुसलमान को अपना राष्ट्रीय नेता नहीं स्वीकार करता। ये देश का इतिहास है। लेकिन जब मायावती को मुसलमान वोट नहीं देता तो यही मायावती मुसलमान को गद्दार बता देती है। और अगर आज उसी मुसलमान की जरूरत है मायावती को, तो मलियाना आज उसी मुसलमान की जरूरत है मायावती को। अगर वोट देता है तो गुजरात होता है, देखिए भाई, उसे आतंकवादी और सड़क के ऊपर मैंने सवाल किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि क्या जो कदम इलेक्शन कमीशन ने उठाया इससे पार्टी और लीडर क्या लेसन लेंगे? बहन जी का कभी भी आप स्टेटमेंट निकाल के देख लो, बहन जी ने कभी भी मुसलमानों पे ऐसी टिप्पणी नहीं की है। ठीक है संजय उपाध्याय, आपकी बात हो गई। बहन जी ने कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है। बहन जी ने मुसलमानों को गद्दार भी बताया, ये हम जानते हैं। आप गलत बात बोलता है। कभी भी ऐसी जानते हैं। संजय उपाध्याय, ठीक है देवराज सिंह जी, मेरा सवाल यही है, क्या इलेक्शन कमीशन की सख्ती के बाद पार्टियां और उनके लीडर जो इस तरह की बेलगाम बयानबाजी करते हैं, क्या वो सुधरेंगे? सड़क पर उसे मारा पीटा जाता क्या है, असर होगा इलेक्शन कमीशन के इस कदम का? मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो ये पूरा देश देख रहा है। देवराज जी। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक बात बीएसपी की आ रही है, वोट की आती है, तो ये पहले से रहा है कि कास्टेज में हर कम्युनिटी में है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो बीएसपी को मुस्लिम कम्युनिटी का जो वोट है प्रायोरिटी में कभी नहीं रहा है। ये जो जैदी साहब कह रहे हैं उस बात को बहन जी भी बोलती रही है, इस बात को ये पहले कोई नई बात नहीं है। तो जहाँ पर कंडीशन जब आ जाती है कि किसके साथ जीत सकते, तब वो उधर जा रहा है। प्रायोरिटी नहीं है। बीएसपी इज नॉट प्रायोरिटी फॉर द मुस्लिम वोटर। तो ये बात पहले हो चुका है। तो इसी आप जो कह रहे हैं उसी बात को बीएसपी मानती है। मुसलमानों ने हमेशा हिंदू को अपना देता माना और देश के अंदर इतने हिंदू नेता पैदा किए मुसलमानों की देने। मुलायम सिंह यादव मुसलमान की देने, लालू यादव हमारे की पूरी तारीख से भरी पड़ी हुई है, पूरी तारीख से भरी पड़ी हुई है। इशू पर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं बचा है। जाहिर सी बात है कि जो बुनियादी मसाले, जो मेन इश्यूज हैं, उस पर सियासत की जानी चाहिए, ना कि बदकलामी और बदजबानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से अब जो पार्टियां हैं उन्हें भी अपने इस तरह के नेताओं पर लगाम लगाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीक जामाई साहब, सुलेमान मोहम्मद खान साहब, देवराज सिंह जी, अमीर हैदर जैदी साहब, संजय उपाध्याय और सुरेश विद्यासागर, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए।